Good morning, everyone. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So, कल हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था बच्चों। व्यू रीडिंग ये क्या हो गया इसको? ये क्या इशू आया? मैं तो हम लोग को शो कर दिया लैपटॉप पे। हाँ, so good morning once again. So yesterday we started with capital structure. Yesterday or day before yesterday? Day before yesterday. So एक वापस स्मॉल ब्रीफिंग। ऑपरेटिंग गियरिंग क्या होता है? एवरीवन नोज। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी, गियरिंग ऑपरेटिंग गियरिंग बढ़ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, ऑपरेटिंग गियरिंग कम हो जाएगा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं तो गियरिंग रेशियो क्या आएगा? 1। ठीक। ऑपरेटिंग गियरिंग के फॉर्मूले हमने 4 पढ़ लिए थे। फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल गियरिंग। हमने कहा डेब्ट की प्रेजेंस से ये वाला लेवरेज पैदा हो जाता है, फाइनेंशियल गियरिंग। राइट, सबको क्लियर हो गया होगा ये? जितना ज्यादा डेब्ट होगा उतना ही ये लेवरेज बढ़ता जाएगा और उतनी ही रिस्क बढ़ती जाएगी। इसके हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे और हमने ये जरूर कहा था कि डेब्ट के अंदर प्रेफरेंस शेयर को भी शामिल करना। किसको? और इसमें हमने 3 तरह के फॉर्मूले पढ़े थे। वन इज डेब्ट अपॉन इक्विटी, जिसको अपन इक्विटी गियरिंग कहते हैं। दूसरा इज डेब्ट अपॉन डेब्ट प्लस इक्विटी, जिसको हम कैपिटल गियरिंग या टोटल गियरिंग कहते हैं। और तीसरा जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पर होता है, विच इज इंटरेस्ट अपॉन ईबीआईटी, जो कि अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का इनवर्स होता है। मेरे ख्याल से अच्छे से याद हो गया होगा आपको। प्रेफरेंस डिविडेंड को इंटरेस्ट के साथ शामिल करना है आपको। प्रेफरेंस डिविडेंड को इंटरेस्ट के साथ शामिल करना है। ठीक है, चलिए ये सब पढ़ लिया था अपन ने। मार्केट वैल्यूज के वेट लेना ज्यादा बेटर रहता है, ये हमने डिस्कस किया था। राइट, लेकिन नॉमिनल वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। फिर हमने कहा था बिजनेस की जो रिस्क होती है वो दोनों पे डिपेंडेंट होती है, ऑपरेटिंग रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क, यानी फाइनेंशियल रिस्क बोले जिसको अपन। फाइन। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने ये दिखा था कि इक्विटी और डेब्ट में मिक्सचर कितना होना चाहिए, कितना डेब्ट कितना इक्विटी। इसके लिए हमने पहले 3 थ्योरी पढ़ी। एक कौन सी थ्योरी पढ़ी? ट्रेडिशनल थ्योरी, जो ये कहती है कि ये बेसिकली कॉमन सेंस है। क्या है? कॉमन सेंस है। राइट, जिसमें कोई ऐसा रूल नहीं लगेगा। जब आप हमारे पास डेब्ट कम होगी और नॉमिनल डेब्ट होगी तब इक्विटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ती नहीं है, इसलिए वैक नीचे गिर जाती है। हाँ है ना? और फर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे डेब्ट बढ़ती है, लेवरेज बढ़ता है, आपको इक्विटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। राइट, तो वैक भी ग्रेजुअली बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा डेब्ट आ जाती है तो बैंक्रप्सी जैसी सिचुएशन आ जाती है, उस केस के अंदर केडी एकदम से राइज हो जाता है। आपका जो केडी भी राइज हो जाता है, उधर केई भी राइज होता है, उधर केओ भी राइज होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? फिर इसके बाद हमने पढ़ा भाई एमएम थ्योरी। एमएम थ्योरी विद नो टैक्सेशन और एक एमएम थ्योरी विद टैक्सेशन। एमएम थ्योरी विद नो टैक्सेशन ने क्या बोला था हम लोगों को कि जो केओ है वो क्या होता है? नीचे आता है। केओ क्या आता है? नीचे आता है। और केई जो है कांस्टेंट रहता है। केई क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो केओ और केडी कांस्टेंट रहते हैं, केई नीचे आ जाता है। गलत बोल गया मैं शायद, केई ऊपर जाता है
एमएम ने कहा था, सॉरी मेरे से गलती से निकल गया। केओ और केडी कांस्टेंट होते हैं और केई जो है वो बिल्कुल लीनियर रिलेशन में ऊपर जाता है विथ नो टैक्स के अंदर, विथ नो टैक्स के अंदर। जबकि विथ टैक्सेशन के अंदर केओ नीचे आता है, केडी कांस्टेंट रहता है और केई ऊपर जाता है, बट उस लीनियर रिलेशन से नहीं जाता है। फिर हमने लास्ट में कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने क्या कहा? बोले भैया हमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम तो हमारा सबसे पहले खुद का जो रिटेन अर्निंग है वो काम में लेंगे, वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम डेब्ट काम में लेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रेश इश्यू में काम में लेंगे। कारण क्या है? जब घर का पैसा रिटेन अर्निंग यूज कर रहे हैं तो कोई इशू कॉस्ट नहीं लगती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, डेब्ट के अंदर इशू कॉस्ट कम होती है, राइट, और रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं। जबकि इक्विटी के अंदर हमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। यहां तक पहुंच गए थे। फिर हमने कहा यार कि हम पढ़ना चाह रहे हैं कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम बनाएंगे तो या तो हम वैक को बेस लेंगे, किसको लेंगे? वैक मतलब ओवरऑल कॉस्ट को। बोले या फिर हम क्या करेंगे? कैपएम लेंगे। क्या लेंगे? कैपएम लेंगे। ठीक, बात समझ आ गई थी? वैक लेंगे या कैपएम लेंगे। और हमने कहा भाई जितनी हम वैक कम करेंगे उतनी मार्केट वैल्यू कंपनी की बढ़ेगी, जितना वैक कम करते जाएंगे उतनी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी। और वो सब किससे डिपेंड करेगा? डेब्ट लाने से। किसके लाने से? डेब्ट लाने से। डेब्ट क्योंकि इक्विटी से चीपर होती है, उसमें रिस्क कम होती है, उसमें रिलीफ टैक्स का मिलता है, लेकिन वो ज्यादा रिस्क की होती है, हाँ या ना, और फिक्स कमिटमेंट होता है। फिर हमने ये वाली बात भी पढ़ ली थी कि डेब्ट लाके आप अपनी वैक को रिड्यूस करते हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाता है? इक्विटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, हाँ या ना। ये सब पढ़ लिया था अपन ने, ट्रेडिशनल व्यू, ये फॉर्मूले पढ़ लिए थे, ग्राफ मोदिगिलिनी मिलर पढ़ लिया था 1958, ये फॉर्मूला पढ़ लिया था, ये ग्राफ पढ़ लिया था। मोदिगिल में 1963 पढ़ लिया था हम लोगों ने, राइट। कंक्लूजन हमने इसके पढ़ लिए थे कि भाई मोदिगिलिनी मिलर जो है, एमएम जो है, उसने कहा 99.99% लेकर आओ। कितना लेकर आओ? डेब्ट, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा, बट वो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हाई गियरिंग की प्रॉब्लम हमने पढ़ ली थी, राइट। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ ली थी ना, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। चलिए बच्चों, और उनकी समरी भी ले ली थी। अब हमने कहा था डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट लेने का मतलब है या तो वैक लेंगे या कैपएम लेंगे, वैक लेंगे या कैपएम लेंगे। तो बोले वैक अगर लेना है आपको तो ये क्यों लेना है, वैक कब लेना है? बोले अगर आप वैक ले रहे हैं तो वैक लेने के पीछे बेस ये होना चाहिए कि जो आपका हिस्टोरिकल था, क्या था? डेब्ट इक्विटी का मिक्सचर, वही आगे भी मेंटेन होना चाहिए। हिस्टोरिकल प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी आर नॉट टू बी चेंज्ड। दूसरा, ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द फर्म विल नॉट बी चेंज्ड, मतलब ऑपरेटिंग रिस्क चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑपरेटिंग रिस्क समझ गए ना, कौन सी वाली? फिक्स्ड कॉस्ट वाली, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। डेब्ट इक्विटी का मिक्सचर चेंज नहीं होना चाहिए, जो पुराना था वही चलना चाहिए। और आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, और वो पूल से होनी चाहिए। कहां से होनी चाहिए? पूल से होनी चाहिए। या फिर प्रोजेक्ट इतना छोटा होना चाहिए कि अपने कंपनी के रेस्पेक्ट में वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो, यानी कंपनी 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहा है, आपका 10 करोड़ 20 करोड़ का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या? यूज ऑफ कैपएम इन प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये हमको आज पढ़ना है। वी ऑल्सो सॉ how the CAPM can be used to help find a discount rate. हम ऐसा देखेंगे कि हम कभी कभी CAPM को भी यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? when project risk is different from that of companies normal business risk. इस वर्ड को अपने जहन में डाल लो। जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाने जा रहे हो वहां की रिस्क और कंपनी की जो रिस्क है, कंपनी की रिस्क
दोनों अलग अलग है। तो हम क्या पाएंगे? यस, बीटा, वेरी गुड अनमोल। यानी बीटा ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड बीटा ऑफ अ कंपनी आर डिफर। तो हम कैपेम यूज करेंगे। बोलो मेरे साथ, क्या बोला मैंने? ठीक है। जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वहां की रिस्क और आपकी कंपनी की रिस्क दोनों अलग अलग है, तो आप कैपेम यूज करेंगे। लॉजिक क्या है इसके पीछे? बहुत सीधा सा लॉजिक है यार। जहां रिस्क डिफर करती है वहां पर आपको प्रीमियम भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ज्यादा रिस्क तो ज्यादा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। बच्चों मेरी आवाज आ तो रही है ना? क्यों लगा? ऑडिबल हूं मैं? माही, माही यस सर। वो नहीं बोल रही है ना? चलो पहला बोलो क्या भैया? भैया हम कैपेम को क्यों यूज करेंगे? बोले हमारा पहला टारगेट क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। दूसरा क्या है? रैशनल शेयर होल्डर विल होल्ड, पढ़ा था अपन ने, रैशनल होल्डर, जो रैशनल इन्वेस्टर हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके रखेगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में क्या होगा? सब जगह की रिस्क अलग अलग होगी, कहीं पे रिस्क ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो वो अपनी एवरेजिंग बैठा लेगा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट, एनी न्यू प्रोजेक्ट इज जस्ट अनदर इन्वेस्टमेंट इन, यानी आज अगर कंपनी कोई जगह नया इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो एक तरह से शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट में एक नया पोर्टफोलियो और जुड़ गया। मतलब पोर्टफोलियो में एक स्क्रिप्ट और जुड़ गई। कैपेम कैन सेट द शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द, और कैपेम जो है वो आपको सेट करके दे देगा किस चीज को? शेयर होल्डर के रिटर्न। यानी कैपेम के थ्रू हम शेयर होल्डर के रिटर्न को सेट कर सकते हैं कि भाई ये कितने पे सेट होगा। चारों बातें समझ में आ गई? कैपेम एंड गियरिंग रिस्क सबको मालूम है। अच्छा, यहां पर अपन जो गियरिंग की बात कर रहे हैं वो कौन सी गियरिंग आएगी? अपनी फाइनेंशियल गियरिंग, राइट? In chapter 17 we said that to evaluate a project with a different risk profile, a company will need to find a suitable beta factor for the new investment, and that these are best estimate with reference to existing companies operating in those business area। यानी मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर सेक्टर का बीटा फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बीटा। आज रियल एस्टेट का बीटा, आज आईटी सेक्टर का बीटा, आज एफएमसीजी का बीटा, राइट? तो बेसिकली होता क्या है? बोले हम जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां पर उसकी एक खुद की रिस्क होती है। इसलिए हमने कहा था 15-20 का पोर्टफोलियो रखते हैं। थोड़ा आईटी सेक्टर में डाल दो, थोड़ा रियल एस्टेट में डाल दो, थोड़ा एफएमसीजी में डाल दो, राइट? इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री में डाल दो, तो और एवरेजिंग कर लो। So in chapter 17 we said that to evaluate a project with a different risk profile, a project with a, अब देखो आप किसी प्रोजेक्ट में जाओगे तो डेफिनेटली वो किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होगा ना भाई। प्रोजेक्ट कहां से आएगा? किसी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट होगा ना वो। A company will need to find a suitable beta factor for the new, जहां आप
जा रहे हो। इसका रीजन क्या है बता चुका हूं। पहला, दोज पेइंग अबव एवरेज रिटर्न, यानी जो एवरेज रिटर्न से ज्यादा देती है, assume to have a correspondingly higher than average systematic risk। क्यों भाई, बात समझ में आ रही? सिस्टमैटिक रिस्क यानी बिजनेस की रिस्क, जो बोले तभी तो ज्यादा दे रही है वो आपको। ज्यादा रिटर्न तभी देगी जब उसकी रिस्क ज्यादा हो। एंड देयर बीटा इज एक्स्ट्रापोलेटेड। बीटा इज एक्स, मतलब बीटा थोड़ा ज्यादा होता है, बीटा आगे जाता है बच्चों। एक्स्ट्रापोलेट मतलब आगे जाना। सो द मेजर ऑफ कंपनी सिस्टमैटिक रिस्क कंपेयर टू मार्केट। बीटा क्या होता है? कंपनी का, कंपनी की रिस्क। किसकी रिस्क? मैं आपको ध्यान हो मैंने क्या कहा था, रिलायंस कंपनी के शेयर का प्राइस मूव होगा निफ्टी के बेसिस पर। निफ्टी मूव करेगा तो हम बीटा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, मैंने आपको हिंट दिया था, यानी एक्स में मूवमेंट आएगा वाई के मूवमेंट के कारण। तो मार्केट के मूवमेंट के कारण एक्स में कितना मूवमेंट आएगा, यही तो बीटा था हमारा। बीटा को हम कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, राइट। और कंपनी का बीटा जो यानी कंपनी की रिस्क जो निकलती है वो मार्केट के बेस पे निकलती है। और उसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, कौन सी रिस्क, उसको तो क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ या ना? कैसे कर देते हैं बताओ? पोर्टफोलियो बढ़ाकर। क्या बढ़ाकर? पोर्टफोलियो बढ़ाकर। ये देखो, ये चार्ट देखो आप, मैं थोड़ा सा बोलने में, ये वाई एक्सेस कौन सी क्या है, रिस्क। ये क्या है, एक सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी पे आप यहां पर हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम करते जा रहे हैं। किसको? अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम करते जा रहे हैं। हाँ या ना? लेकिन आपकी जो सिस्टमेटिक रिस्क है, कौन सी रिस्क है, वो कभी कम नहीं होती है। सिस्टमेटिक रिस्क यानी कि कौन सी रिस्क है, मार्केट की रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क किसकी है, कंपनी की, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिस्क। अनसिस्टमेटिक किसकी रिस्क है, एक पर्टिकुलर कंपनी की रिस्क। और सिस्टमेटिक किसकी रिस्क है, मार्केट की रिस्क। तो मार्केट की रिस्क को तो हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे ना। अब हम जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको कम कैसे कर पाएंगे, पोर्टफोलियो बढ़ाकर। पोर्टफोलियो बढ़ाकर, बस ये वाली बात समझ जाओ। आप मुझे वापस एक बार बोलो, क्या बोला मैंने? डाइवर्सिफाई करके। और अनसिस्टमेटिक रिस्क किसकी होती है, बेसिकली कंपनी की स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की रिस्क होती है। और मार्केट की रिस्क हमेशा रहेगी आपको, राइट। मार्केट की रिस्क हमेशा रहेगी। देख बेटा क्या बोला फिर हमने, जो बीटा हम निकालते हैं, द एक्स्ट्रापोलेटेड बीटा इज देन कंसीडर्ड अ मेजर ऑफ रिस्क ऑफ दैट बिजनेस एरिया। दैट एक्स्ट्रापोलेटेड बीटा जो हम कंप्यूट करेंगे। क्या चीज? नहीं, एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब उसे कंप्यूट करना, यानी रिस्क फैक्टर्स के साथ में उसको निकालना। दैट इज एक्स्ट्रापोलेट, राइट। नाउ
however the above only consider the, अरे बिजनेस की रिस्क ही तो है ये. When using beta n, the impact of, दिमाग में आपको कौन सी फाइनेंशियल गियरिंग भी ध्यान में रखनी पड़ेगी. क्या रखना ध्यान में पड़ेगा? कैपम के अंदर अंडरस्टैंडिंग firm must provide a return to compensate for the risk faced by investor. सही बात है ये तो. फर्म जो भी रिस्क लेगा, सॉरी इन्वेस्टर जो भी रिस्क लेगा, फर्म उसको उस रिस्क का क्या देगी? कॉम्पनसेशन देगी. एंड इवन फॉर अ वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर, बोले भले कितना ही वेल डाइवर्सिफाइड हो, भले ही दिस सिस्टमैटिक रिस्क विल हैव, जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसके दो कारण हैं. पहला, द रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स, क्योंकि देखो जो आप बिजनेस चला रहे हो वो मार्केट की रिस्क से तो डिपेंडेंट है ही ना यार. आप फिर समझो, आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मेरे यहां पर मार्केट की रिस्क हमेशा है. अगर आज कोविड आ जाएगा तो बिजनेस एक बार के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइव क्लासेस बंद करनी पड़ेंगी. तो बिजनेस रिस्क है ना. यानी सिस्टमेटिक रिस्क में हमेशा, बिजनेस रिस्क में हमेशा सिस्टमेटिक रिस्क तो होगी ना. वो तो रिस्क हमेशा है ही. और दूसरा क्या है? अगर आप ब्याज पे पैसा ले आए, किस पे ले आए? यानी अब आप समझो मेरी बात को. बोले अनसिस्टमेटिक रिस्क तो चलो आपने हटा दिया. क्या बोला? कैसे कम कर दी? लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क तो नहीं हटा पाओगे ना. नहीं हटा पाओगे ना. अब अगर सिस्टमेटिक रिस्क नहीं हटा पाओगे तो मार्केट का जो रिटर्न है, किस पे? मार्केट का रिटर्न जो वो किससे एक्सेस दे रहा है? रिस्क फ्री से. यानी मार्केट में जो प्रीमियम है, किसमें? मार्केट प्रीमियम क्या होता है? आर एम माइनस आर एफ. बोले इस मार्केट प्रीमियम का आपको कंपनसेशन चाहिए, लेकिन इस मार्केट प्रीमियम का आपको जो कंपनसेशन चाहिए वो उस हिसाब से चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री की रिस्क मार्केट के हिसाब से कितनी चल रही है. यानी हाउ मच इज द रिस्क ऑफ अ कंपनी विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट. दैट इज कॉल्ड बीटा ऑफ इक्विटी. मार्केट प्रीमियम का कंपनसेशन चाहिए. ऑब्वियसली बात है. मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है वो प्रीमियम आपको चाहिए. अब अगर आपने जितनी रिस्क मार्केट की है, एज इट इज उतनी रिस्क आपने ले ली, तो जितना मार्केट का प्रीमियम है वो आपकी कंपनी को भी मिलना चाहिए. ऐसा तब होगा जब बीटा 1 होगा. यानी मार्केट की रिस्क और कंपनी की रिस्क क्या है? 1 इक्वल. लेकिन अगर, अब सुनो, आरएम मार्केट का एवरेज, ओवरऑल मार्केट का एवरेज है 18, रिस्क फ्री रेट है 8, तो मार्केट कितना प्रीमियम दे रहा है? 10 दे रहा है. जो 10 का प्रीमियम है वो आप एक्सपेक्ट करोगे कब? जब आपने पूरी मार्केट की रिस्क के बराबर की रिस्क ले रखी है. हाँ या ना? यानी आपका बीटा क्या है? 1. लेकिन अगर आपका बीटा 1 से ऊपर है, यानी आप मार्केट की रिस्क से ज्यादा रिस्क लेके काम कर रहे हो, यानी मार्केट की रिस्क मतलब एवरेज रिस्क, बट आपकी बिजनेस की रिस्क ज्यादा है, तो आपका बीटा 1 से ज्यादा होगा. तो आपका बीटा अगर 1 से ज्यादा होगा तो आप मार्केट के प्रीमियम से भी ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना. यानी आपके इन्वेस्टर, आपके शेयर होल्डर ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे. अब अगर आपका बीटा 1.5 है, आपका बीटा, तो आप कितना प्रीमियम चाहोगे? 15. 18 माइनस 8 इंटू 1.5. लेकिन ये अगर आपका बीटा 0.7 है, कितना है? तो आप कितना चाहोगे? 7%. कैसे? 18 माइनस 8 इज 10, 10 इंटू 0.7. और रिस्क फ्री रिटर्न तो आपको चाहिए. हाँ या ना? अब एक मजेदार बात, अब चक्कर एक और है.
बोले जब आपके यहाँ पे डेब्ट आ जाती है, क्या आ जाती है, तो आपको उसका भी क्या चाहिए, प्रीमियम चाहिए, यानी गियरिंग का। सो भले ही आप कितने ही वेल डाइवर्सिफाइड हो, क्या बोला, आप अपनी भले ही अनसिस्टमेटिक रिस्क खत्म कर दो, लेकिन फिर भी आपको दो चीज का प्रीमियम चाहिए। पहला किसका प्रीमियम चाहिए, बिजनेस रिस्क का। किसका, यानी द रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। और दूसरा द फाइनेंस रिस्क कॉज्ड बाय इट्स लेवल ऑफ। तो बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों रिस्क का आपको कॉम्पनसेशन चाहिए। एग्जाम्पल दूं, दो फर्म है, पहली फर्म, दूसरी फर्म, पढ़ो जरा। बोथ आर आइडेंटिकल इन इंक्लूडिंग देयर, सुन लो भाई, दोनों में 1000 लगा हुआ है, क्या एसेट में पैसा, दोनों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बराबर, दोनों की ऑपरेटिंग रिस्क है बराबर। बात को समझना, ठीक। दोनों 1,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रहे हैं, कितने का, लेकिन एक ही गियरिंग ज्यादा है। किसकी, सॉरी, नहीं, एक ही ज्यादा है, एक ही गियरिंग ज्यादा है। किससे, तो ए गियर्ड कंपनी है और बी या तो लेस गियर्ड है या अनगियर्ड है, हाँ या ना। एक ही गियरिंग बी से ज्यादा है, तो आप या बोलो बी तो या तो अनगियर्ड है या फिर लेस गियर्ड है। तो ए वुड नीड टू पे आउट हायर रिटर्न टू शेयर होल्डर टू कंपनसेट फॉर द हायर रिस्क दे फेस। बिल्कुल सही। अब सुनो, जो ये कह रहे थे ना एक्स्ट्रापोलेट, निकालेंगे हम। एनी बीटा, क्या बोला, एक्स्ट्रापोलेटेड फ्रॉम एज रिटर्न। बोले ए के रिटर्न में आप जो भी बीटा एक्स्ट्रापोलेट करोगे विल रिफ्लेक्ट द सिस्टमैटिक रिस्क, दो चीजों की, किस किस की, ऑफ इट्स बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल। ऑफ इट्स बिजनेस मतलब बिजनेस रिस्क, ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, अरे फाइनेंशियल पोजीशन मतलब डेब्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्विटी के साथ डेब्ट आ रहा है, यानी फाइनेंशियल रिस्क आ रही है। तो मैंने नीचे एक डायग्राम सा बनाया, देखो। अगर एक अनगियर्ड कंपनी है, क्या है, यानी जिसके अंदर डेब्ट नहीं है, वहां पर देखो क्या लिखा मैंने, बिजनेस रिस्क इज इक्वल टू, बिजनेस रिस्क इज इक्वल टू, एक बात बताऊं, लॉजिक समझो, 1000 का इन्वेस्टमेंट है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी की तो रिस्क है आपकी, जिसमें वो नहीं है, क्या नहीं है, डेब्ट नहीं है। तो आपको उस एसेट से जो कमा रहे हो 1000, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की रिस्क कहलाएगी। किसकी रिस्क कहलाएगी, और वही आपका एसेट का बीटा है। लेकिन चक्कर पड़ गया, जब मैंने उस 1000 के अंदर क्या ले आया, मैं डेब्ट भी ले आया, तो जो बिजनेस रिस्क है वो तो बनी रही, साथ में एक नई रिस्क और पैदा होगी। तो अब आपका जो बीटा है वो किसका निकलेगा, इक्विटी का बीटा। क्यों इक्विटी, क्यों, क्योंकि इक्विटी ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल दोनों पे डिपेंडेंट है। इक्विटी में दोनों रिस्क पाई जाएंगी, कौन कौन सी, बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी, हाँ या ना। बीटा एसेट, क्या बोल रहा हूं मैं, रिफ्लेक्ट प्योरली द, आज के बाद समझ जाना, बीटा एसेट अपने आप में कौन से रिस्क है, खत्म।
बीटा इक्विटी क्या चीज है? रिफ्लेक्ट द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द बिजनेस एरिया एंड द, यानी इसमें दोनों चीजें आती हैं। तो बीटा एसेट सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क को इंडिकेट करता है, जबकि बीटा इक्विटी सिस्टमेटिक रिस्क और साथ के अनसिस्टमेटिक मत बोलो, फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क तो न्यूट्रलाइज कर चुका है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके। बोल, हाँ बोल। अनसिस्टमेटिक रिस्क तो आपने क्या कर दी? पोर्टफोलियो को। लेकिन जो गियरिंग आई, क्या आई? उसकी रिस्क का भी तो प्रीमियम मांगेगा, तो नई चीज समझ में आ गई। चलो, सो दोस्तों, यूजिंग बीटा इन प्रोजेक्ट अप्रेजल, यूजिंग बीटा इन, it is critical in examination question to identify which type of beta you have been given. आपको किसका बीटा दे रखा है and what risk it reflect. अब सुनो, the step to calculating the right beta, मतलब बीटा एसेट, बीटा इक्विटी, and how to use it in project appraisal are, ये सबसे पहले कोई घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको एसेट बीटा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मत घबराइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूंगा अभी इसके ऊपर। बच्चों, इन फॉर्मूलों को देख के बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है। बच्चों, एसेट बीटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी गियर करना पड़ेगा। एक होता है गियर, एक होता है डी गियर। डी गियर मतलब न्यूट्रल में लाना। अच्छा, न्यूट्रल में लाने का मतलब क्या हो गया? लेवरेज हटाना। लेवरेज अगर नहीं हो तो भाई, क्योंकि हर कंपनी में लेवरेज तो होगा, अनटिल अनलेस उस कंपनी में डेब्ट ना हो। बेटा बोलना, क्या बोला मैंने? जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वहां पे डेब्ट ही नहीं है, तो उसको डी गियर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका जो बीटा होगा, बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी होगा। बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी कब होगा बताओ? जब डेब्ट नहीं की। अभी बात समझ आ गई? लेकिन अगर किसी कंपनी में जहां पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वहां का लेवरेज जो है, तो उस कंपनी की जो रिस्क है, उस कंपनी की जो, वो तो बीटा इक्विटी है। उसमें से हमको फाइनेंशियल रिस्क हटानी पड़ेगी। क्या हटानी पड़ेगी? यानी फाइनेंशियल रिस्क हटाते वो डी गियर हो जाएगा। और जैसी फाइनेंशियल रिस्क हटेगी, बीटा एसेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब वो बीटा एसेट, अब क्योंकि पैसा हम लगा रहे हैं हमारी गियरिंग के हिसाब से, किस हिसाब से? तो अब वापिस से उसको गियर में लाना पड़ेगा। यानी पहले डी गियर करो और फिर वापस गियर करो। डी गियर करने के लिए मतलब, डी गियर करना मतलब एसेट बीटा कंप्यूट करना, गियर करना मतलब बीटा इक्विटी निकालना। लो, पहला स्टेप पढ़ो। चल भाई प्रणव, पढ़ दे जरा। It will normally be a proxy beta from a business that already operates in this business area. In this, यानी आप जिस इंडस्ट्री में, यानी आप जहां प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जिस इंडस्ट्री से है, उस इंडस्ट्री का जो बीटा है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो, उस बीटा में आपको डी गियर करना पड़ेगा, राइट? तो जरा बीटा एसेट का फॉर्मूला देखो आप जरा। फॉर्मूला देख के ही बच्चे घबरा गए। नहीं घबराए? अरे यार तुम देखो, वो बोल तो बड़ा लंबा चौड़ा रहा है, नहीं वो मैं समझाऊं?
अच्छा, लेकिन क्या हो रहा है यार ये? शांति कितनी देर की पता नहीं। दोस्तों, एक चीज नोटिस करना, डेब्ट फोर्टी, इक्विटी 60, केडी 10, केई 15, टैक्स 30। हाँ भरो, ठीक है। अब सुनना, डेब्ट, क्या बोला मैंने? डेब्ट, यहां से समझाऊंगा आपको। ये वीडी, क्या चीज? वैल्यू ऑफ डेब्ट। मैंने क्या बोल दिया? सिर्फ डी। अरे वीडी बोलो या डी बोलो, बात एक ही है। हाँ, इसको मेरे को क्या करना है? 1 माइनस टी, ये देखो, ठीक है, अपॉन ई, छोड़ो शॉर्ट में लिखता हूं, अपॉन वी, और v इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला को छोटा कर रहा हूं, e प्लस d इंटू 1 माइनस टी, इंटू बीटा ऑफ डेब्ट प्लस e अपॉन v, e इंटू बीटा ऑफ इक्विटी is equal to beta of asset। बच्चों, लॉजिक समझना इसके पीछे। मैंने फॉर्मूला थोड़ा छोटा कर दिया, मैंने फॉर्मूले को थोड़ा छोटा कर दिया। अब यहां देख लो, यहां लिखा है वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये क्या है? वैल्यू ऑफ डेब्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू। क्या चीज बोली मैंने? मार्केट वैल्यू। सर क्या चीज है ये? अभी समझ में आ जाएगा आपको, बहुत शांति से देखना। मुझे एक बात बताओ, आपकी डेब्ट कितनी है? 40, 1 माइनस 0.3, डेब्ट को आफ्टर टैक्स करना है। क्या करना है? इनटू बीटा ऑफ डेब्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? हाल फिलहाल के लिए यही वर्ड लिख देता हूं,
divided by value of firm. Value of firm is 60 plus 40 into 1 minus 0.3. प्लस इक्विटी कितना है आपका 60 इंटू बीटा ऑफ इक्विटी अपॉन 60 प्लस 40 इंटू 1 माइनस टी। बिल्कुल भी टेंशन मत करना, अभी समझ में आ जाएगा। दोनों का बेस सेम है। अच्छा, टी का मतलब 0.3। अरे हाँ भरो ना यार। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या 60 प्लस 40 इंटू 1 माइनस 0.3। बोलो हाँ। और ऊपर में ऐसे लिख दूं क्या 40 इंटू 0.7 इंटू बीटा ऑफ डेब्ट प्लस 60 इंटू बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अभी आपको याद आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2-5 मिनट लगेंगे समझने में। फिर इज इक्वल टू क्यों मना कर रहा है ये? अब इस फॉर्मूले को जो मैंने लिखा है यहां पर आ जाओ। अब आप कुछ नोटिस करो। डेब्ट की अपनी रिस्क है, इक्विटी की अपनी रिस्क है। डेब्ट की, ये डेब्ट की रिस्क, ये किसकी रिस्क? और डेब्ट और इक्विटी जब मिलेंगी तब जाके किसकी रिस्क बनेगी? इन्वेस्टमेंट की रिस्क। क्योंकि डेब्ट और एसेट दोनों मिलकर ही तो इन्वेस्टमेंट बनते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? और ये कहां से आया? ये यहां से आया। के ओ, के ओ इज इक्वल टू डी अपॉन वी इंटू के ई, के डी प्लस ई अपॉन वी इंटू के ई। Here V is equal to
V का मतलब यहां पर क्या है? अभी मैं आफ्टर टैक्स को एक हाल फिलहाल के लिए इग्नोर कर देता हूं। दोस्तों, ये क्या है? KO, ओवरऑल कॉस्ट। क्या चीज? डी क्या चीज है? डेब्ट। वी क्या है? E प्लस डी। हाल फिलहाल टाइमिंग, आप एक बार टैक्स को मत पाना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये केओ का फॉर्मूला है। किसका? सर हमने पढ़ा, हाँ ये पढ़ा है फॉर्मूला हमने इनडायरेक्टली। वैक क्या पढ़ा था? अब इसी को आप डेब्ट को क्या कर लो, 1 माइनस टी कर लो। अरे वैक जब पढ़ा था ना, ये वैक का फॉर्मूला है। सर कैसे? ये देखो ना, एक बार के लिए डेब्ट को टैक्स टैक्स को इग्नोर कर रहा हूं। डी कितना है? ई कितना है? के ई, के डी, के ई 15, के डी 10। हाँ भरो जी, हाँ भरो जी। तो क्यों कैसे निकलेगा बताओ? वापस लिख दूं? नहीं, मैं किताब के फॉर्मूले से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 यानी 0.1। 10 ही लिखता हूं, चलो नहीं 0.1 लिख देते हैं, 0.1 प्लस, बोलो आगे, 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.15 यानी 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.1 प्लस 60। हाँ जी, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, एक तो यहां लगाना पड़ेगा। क्यों आएगा ना, डिवाइड मल्टीप्लाई होता है ना, डिवाइड पहले होता है ना, ये तो सही है। इंटू 60। आप बोलोगे सर आपने क्या पढ़ाया फॉर्मूला? बिल्कुल पढ़ाया है मैंने आपको फॉर्मूला, अभी बताऊंगा आपको। 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.15 ब्रैकेट क्लोज 13% के केओ। केओ कितना है? आया कि नहीं आया? हाँ भरो भाई। वैक सर आपने तो अच्छा सिखाया था। सुनो, ये क्या चीज थी, याद दिलाता हूं। मार्केट वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, कुछ याद करो। डेब्ट, इक्विटी, ये 40, ये 60। यहां क्या लिखते थे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी? डेब्ट की कितनी? 10। इक्विटी की कितनी? 15। फिर मैंने आपको तरीका क्या सिखाया था? अरे याद करो ना, प्रपोर्शन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी ना। क्या करते थे अपन? 40 इंटू, अच्छा एक मिनट हाँ, इसको 10% की जगह
0.1 लिख दो और इसको 0.15। अब डायरेक्ट क्या करो, याद करो मैंने क्या समझाया था, 40 इंटू 0.1, याद आया? कंट्रोल C कंट्रोल V, अरे ये क्या हो गया, डिलीट, कंट्रोल C कंट्रोल V, छोड़ो, दिस इंटू दिस टोटल, फिर यहां पर इसका टोटल, अभी आंसर नहीं आया ध्यान रखना, दिस प्लस दिस, और इसमें किसका डिवाइड लगाएंगे, दिस, लकीली 100 है, हाँ या ना, तो 13/100 कितना जाता है, 13%। अच्छा ये सुनो, अब यहाँ 40-60 की जगह आपको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहाँ लिखता हूं 50 और यहाँ लिखता हूं 70, जिससे कि आपको ये 100 वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, गड़बड़ नहीं करे। अच्छा तो यहाँ पे कितना लिखोगे अब आप, 50 अपॉन 120 इंटू 0.1, फिर इक्विटी कितना, 70 अपॉन 120। ठीक है, आपको वो 100 वाला कंसेप्ट हटाने के लिए, बच्चे क्या फिर बाद में आके बोलते सर समझ में नहीं आ रहा हमको यार, 70 120, रेट कितनी आ रही है, 12.91% लगभग, 12.92% हो जाएगी, 12 सब हैप्पी हैं। ये चीज मैंने ऐसे सिखाई थी, ये क्या चीज है 50, ये क्या चीज है 70, हाँ या ना, अब देखो करके दिखाऊं, 15.5 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, वो देखो आ गया 12.9। लॉजिक समझ में आ गया, वैक समझ में आ गया था ना, वहीं से मैंने ये वाला फॉर्मूला उठाया है, कौन सा वाला, डी, अच्छा इंटू 1 माइनस टी करने का मतलब आफ्टर टैक्स, डी अपॉन वी इंटू, अब मैंने यहां पर के डी की जगह क्या लिखा, बी डी, आप समझो क्योंकि मैं कैपेब यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं, तो यहां पे रिस्क का प्रीमियम चाहिए मेरे को, किसका चाहिए, अच्छा यहां क्या है, E अपॉन V इंटू बीई। तो अब लॉजिक समझो, मैंने बीटा डेब्ट और बीटा इक्विटी जो है वो बेसिकली केडी और केई को रिप्लेस करें, किसको करें, फॉर्मूला समझ में आ गया, सेम फॉर्मूला है। और हमारे जो पढ़ाने वाले मास्टर लोग हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। अरे बच्चों मैंने रिप्लेस करा है, या तो वैक या कैपेन, वैक के अंदर मैं उसको केडी और के बोलता था, यहां पर बीटा डेब्ट और बीटा इक्विटी बोलूंगा, और जो केओ था उसको बीटा एसेट बोलूंगा। कुछ नई चीज तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं। अब बोलो हाँ सर मजा आया। तो ये फॉर्मूला जो है बेसिकली कौन सा वाला फॉर्मूला है, केओ, अरे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वहां पर केओ जो होता था यहां पर क्या है, बीटा ऑफ एसेट। और अभी अभी मैंने क्या कहा था, ध्यान करो, मैंने कहा था केडी और केई बराबर होते हैं, कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, केडी और केई, सॉरी के और केई, कहां, अनलीवर्ड में, अनलीवर्ड में केओ और केई बराबर होते हैं, बोला था ना। तो बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी, कब, अनलीवर्ड में। मजा आया कि नहीं आया? द मोस्ट टिपिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल, और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज अगर कोई भी टीचर एफएम का पढ़ा रहा है तो मान के चलना उस टीचर के पास नॉलेज है, और 100 में से 99 टीचर नहीं बताएंगे ये चीज, नहीं बता ही नहीं सकते। इतना मैं लिख के स्टैम्प पेपर पे दे दूं, क्योंकि मैंने सब टीचरों को पढ़ लिया। मैं तो क्या, कोई भी टीचर आता है ना मेरे पास,
कि सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ मेरे फिक्स क्वेश्चंस हैं। अकाउंट्स पढ़ाना चाहता है तो ये बता दे, एफएम पढ़ाना चाहता है तो अगर उसको आता है तो उसका मतलब उसने डेप्थ स्टडी करी। तो मैंने कहा 100 में से 99 टीचर आपको ये नहीं बताएंगे। क्यों याद कर रहे हो फॉर्मूला? केओ का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, बस केडी और केई की जगह क्या आ गए? बीटा ऑफ डेब्ट, बीटा ऑफ एसेट आ गया, बीटा ऑफ इक्विटी आ गया। अच्छा, केओ की जगह क्या हो गया? बीटा ऑफ एसेट हो गया। तो एक बात बोलो, जब वैक में बोलता था तो वैक में मैं क्या बोलता था कि एक अनलीवर्ड फर्म क्या में के और के बराबर होता है, राइट? बोलो ना हाँ। तो यहाँ पे बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू क्या होगा? कब? अनलीवर्ड फर्म, अनगियर्ड फर्म। महक सेठ, बात समझ में आ गई क्या? जैनी, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। जैनी, यस सर। खुशी, ये तो बोल ही नहीं रहे बच्चे यार। सर समझ आ गया। यस सर। खुशी, यस सर। क्या मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं? क्या मैंने आप सब लोगों को म्यूट कर रखा है? मैसेज ही कर दो खुशी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार, इनकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। राज, यस सर। नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो दिख रहा है वो। तो आप बोल क्यों नहीं पा रहे? खुशी, आवाज नहीं, आवाज गायब हो गई क्या आपकी? सर बोल रही हूँ। जैनी, सर बोल, हेलो। यार कुछ दिक्कत है भाई, सम प्रॉब्लम इज देयर इन आवर माइक। ये तो चालू है, मुझे ऐसा लगता है मैंने इन सब गरीबों को म्यूट कर रखा है। मोर पे जाते हैं, नहीं कुछ ना कुछ इस लैपटॉप के अंदर कोई फंक्शन होगा। किसमें देखूं? यार अब मैं तो आपसे कन्वर्सेशन ही नहीं कर पा रहा हूं कि भाई समझ में आया कि नहीं आया। अनुष्का, यस सर। सबने क्या? 2 जनों ने किया है। बट यार आप मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। कौन सा? हेलो, नहीं सर नहीं आ रही नहीं आ रही ना, ये इस लैपटॉप की दिक्कत है, बेकार लैपटॉप है। हेलो, नहीं आ रही है। मोर पे जाते हैं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पे जाएं क्या? अरे यार नहीं सही है। तो अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेयर स्क्रीन, चैट, रीनेम, अनम्यूट देमसेल्फ, सब कर रखा है। 2 मिनट दो, मैं चेक कर लूं जरा एक बार। अब भाई ना आवाज बिल्कुल जोरदार। बच्चों ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? तो कितना गंदा तो दिख रहा था ना, वैक का फॉर्मूला था। अब एक बात और बताएं, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया, के ओ इज इक्वल टू डी बाय वी इंटू के डी इंटू ई बाय वी इंटू के ई, या मैं ऐसा कह दूं बीटा एसेट इज इक्वल टू डी बाय वी इंटू बीटा ऑफ डेब्ट प्लस
E by V इंटू बीटा ऑफ इक्विटी। यहां पर मैं डी को आफ्टर टैक्स मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? बोलो हम खुश हैं? सही, बस कहानी खत्म हो गई। अब मजेदार बात सुनो भाई, हमने तो शुरुआत में कहा था कि जो बीटा ऑफ डेब्ट है, यानी डेब्ट को हम रिस्क फ्री मानेंगे। क्या कहा था? डेब्ट को रिस्क फ्री मानेंगे, और अगर डेब्ट को रिस्क फ्री मानेंगे तो जीरो हो जाएगा वो तो। बोलो ना हाँ। तो जैसे ही आप डेब्ट को रिस्क फ्री मानोगे, हाउएवर विद इन द एफएम एग्जाम, एएफएम में नहीं, बीटा डेब्ट विल ऑलवेज बी अज्यूम टू बी, बच्चों जैसे ये जीरो होगा ये वाला तो गायब ही हो जाएगा। तो बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन, यानी कि अरे बच्चों अगर मैं बीटा ऑफ कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, अगर मैं बीटा ऑफ डेब्ट को जीरो मान लूंगा तो बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू ई अपॉन वी इंटू बीटा ऑफ। कितना छोटा सा फॉर्मूला बन गया। हाँ या ना? हाँ या ना? डेब्ट को हमने रिस्क फ्री माना है, ठीक। सर अगर डेब्ट रिस्की होता तो अपने को बीटा इक्विटी मिलता होगा, डेब्ट रिस्की होगा एएफएम में। सर अगर ऐसा होगा तो बीटा इक्विटी है। हाँ जी, जीरो तो आप अनगियर करेंगे, लीगर तो सीधे अपन आ रहे उस बात पे भी आ रहे हैं, चिंता क्यों कर रहा है? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फर्म है क्या है? वो तो दो चीज का कॉम्बिनेशन है ना, इक्विटी और डेब्ट का। तो इक्विटी की जो गियरिंग है, इक्विटी की, उससे एसेट की गियरिंग निकलेगी ना। एक फर्म से निकल के जब दूसरी फर्म में जाएंगे तब, क्योंकि दोनों में डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर क्या होगा? अलग अलग। सो अच्छा, इसको ई बोल दो, वी को क्या बोल दो? ई। अच्छा, ये वीई प्लस वीडी इंटू 1 माइनस टी, इस पूरे को वी बोल दो, वैल्यू ऑफ फर्म। बीटा इक्विटी इज इक्वल टू ई अपॉन वी। अच्छा, ये समझ में आ गया अब आपको? ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये वैल्यू ऑफ डेब्ट 1 माइनस टी, ये बीटा ऑफ एसेट। तो अब बात को जरा समझो। तो एसेट बीटा क्या होता है, समझ में आ गई बात आपको? एसेट बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ डेब्ट इंटू 1 माइनस टी। बोल दो हाँ। When using the formula to de-gear, क्या बोला? ये de-gear, a given equity beta VE and VD should relate to a company or industry from which the equity beta has been, यानी समझे आप मेरी बात? आपको जब de-gear करना है, क्या करना है? तो आपको जो VE VD, यानी आपको डेब्ट इक्विटी उस कंपनी का लेना है जिसमें आप जा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो। क्या बोला मैंने? क्योंकि आप वहां जिस कंपनी में जा रहे हो उसकी खुद का बीटा इक्विटी है, उसकी खुद की डेब्ट है, उसकी खुद की इक्विटी है। तो आप उसका बीटा ऑफ एसेट निकाल के लाओगे। क्या निकाल के लाओगे? When using the formula to de-gear a given equity beta, VE and VD should relate to the company or industry from which the equity beta has been, यानी जिस कंपनी का इक्विटी बीटा लोगे उसी कंपनी का वीई लोगे, उसी कंपनी का वीडी लोगे। वैल्यू ऑफ डेब्ट और वैल्यू ऑफ, ऑब्वियस सी बात है। क्या कहता है?
If more than one proxy asset beta is available, then calculate a simple average of these betas before re-gearing. यानी अगर 2 बीटा दे रखे हैं आपको तो एवरेज कर लेना, 3 दे रखे हैं तो तीनों का सिंपल एवरेज कर लेना, ए बी सी तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 3. पहले डी गियर करा, अब क्या करना है? री गियर. अरे री गियर करने में क्या दिक्कत है जी? री-गियर द एसेट बीटा टू कन्वर्ट इट ऑन. अब उस एसेट बीटा को आप वापस किस में कन्वर्ट करना? इक्विटी बीटा में. किस में? आप में, आपकी कंपनी में. So re-gear the asset beta to convert it on equity beta based on gearing level of the company undertaking the project. The same asset beta formula as given above can be used, except this time. अब क्या लेंगे? VE and VD will relate to company making the. हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी कंपनी का हम लेंगे. डी गियर करते हैं जहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, री गियर करते हैं जो हमारा खुद का डेट इक्विटी का लेवरेज है. खत्म. और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? बीटा ऑफ इक्विटी आ जाएगा. क्या आ जाएगा? बस उस बीटा ऑफ इक्विटी को आप लगा दो और के निकाल लो. के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा. ये जो बीटा है वो बीटा ऑफ इक्विटी है. कौन सा वाला? ये जो बी है ना, ये वाला, ये बीटा कौन सा है? इक्विटी बीटा है. इक्विटी बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, वेयर आर रिस्क फ्री, आर एम एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट. आर एम माइनस आर एफ क्या है? इक्विटी रिस्क प्रीमियम, समटाइम रेफर टू एज एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम. और बी क्या है? बीटा फैक्टर कैलकुलेटेड इन स्टेप 2. और स्टेप 2 में जो निकल रहा है वो हमारा नया बीटा निकल रहा है. किसका? हमारी कंपनी का, जब हमने कोई नया इन्वेस्टमेंट किया तब. अब दोस्तों ये समझ में आएगा जब मैं एक क्वेश्चन लूंगा. बता रहा हूं, अब भी आ जाएगा यार, 10 मिनट लगेंगे. जरा TYU20 पढ़ना जरा. अपन ने करा था क्या 2Y20? अरे तो पिछला चैप्टर है यार. अच्छा, ये 5th क्वेश्चन तो अपन ने कल कर लिया था. TYU5 तो कर लिया था ना. हाँ, ये करवा रहा था मैं कल. बी कंपनी इज अ हॉट एयर बलून मैन्युफैक्चरर whose equity debt ratio is 5:2. कौन सी कंपनी का नाम क्या है? बी कंपनी. बी कंपनी क्या है ये? हॉट एयर बलून मैन्युफैक्चरर. हाँ, बढ़ते जाओ. इक्विटी डेब्ट. बच्चों बताओ, इक्विटी कितनी? 5. डेब्ट कितना? 2. और साफ बोल दिया कॉर्पोरेट डेब्ट विच इज अज्यूम टू बी रिस्क फ्री. और डेब्ट रिस्क फ्री होते ही आपका बीटा ऑफ डेब्ट क्या हो जाता है? 0. और वैसे भी एफएम में हमेशा रिस्क फ्री मानना है. इक्विटी कितना है? 5. डेब्ट कितना है? 2. हाँ बेटा, इक्विटी इज टू डेब्ट 5:2. अच्छा, ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड. ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड यानी केडी. बोलो ना हाँ. अरे हाँ भरो यार.
11%. Beta value of a company's equity. Beta equity 1.1. हाँ, फिर क्या है? एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक मार्केट इज 16%. एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक मार्केट, RM, इसको RF बोलो. RF 11, RM 16. कंपनी इज कंसीडरिंग अ वाटर बेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट. कंपनी क्या चाह रही है? एस कंपनी एक वाटर बेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका इक्विटी बीटा कितना है? वाटर बेड मैन्युफैक्चरर, ये कौन है? एस कंपनी. इसका इक्विटी बीटा कितना है? 1.59. और इसका इक्विटी डेब्ट रेशियो कितना है? 2:1. अब लॉजिक समझो. बीटा एसेट इज इक्वल टू 1.59 बीटा इक्विटी इंटू ई यानी कि 2 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0.3. अरे लगा देते हैं यार. क्या ये बात समझ आ गई? इज इक्वल टू बीटा एसेट इज इक्वल टू 1.59 into 2 divided by 2 कितना आ गया बच्चों? ये 1.18 कर दूं अप्रोक्स. 1.18. हाँ या ना? अब लॉजिक समझो. क्योंकि ये कंपनी क्या नहीं थी? ऑल डेब्ट ऑल इक्विटी कंपनी तो थी, क्या नहीं थी? तो इसका बीटा ऑफ इक्विटी भले कितना था? 1.59. लेकिन डेब्ट की एग्जिस्टेंस के कारण बीटा ऑफ एसेट कितना हो रहा था? समझ गए? डेब्ट की एग्जिस्टेंस के कारण. समझ गए ना? अरे बस सीधी सी बात है यार. इक्विटी 2 ही थी और टोटल फर्म में 2.7 की वैल्यू थी, तो ये कम हो जाएगा ना. 2/2. हाँ भरो ना यार. अरे इक्विटी 2 थी और टोटल फर्म की वैल्यू क्या थी? 2.7. तो जो मेरा एसेट की वैल्यू है वो तो ओवरऑल में कम आ जाएगी ना. कम हो जाएगा ना. बैक हो गया जी. अब मैं इधर आ जाता हूं. बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू ई बाय वी, ई बाय ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी. हाँ भरो ना यार. अब सुनो, ये जो मैंने करा इसे कहते हैं डी गियरिंग. क्या बोलते हैं?
डी गियरिंग का मतलब बीटा इक्विटी से बीटा एसेट निकालना। तो जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हो उसकी बीटा इक्विटी से बीटा एसेट निकालो। अब बोलो ये इतना, अब हमें हमारी रिस्क के हिसाब से प्रीमियम चाहिए। क्या बोला मैंने? हम इस प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाने जा रहे हैं तो हमारी रिस्क 2:1 वाली नहीं, हमारी रिस्क 5:2 वाली। तो हमारा बीटा ऑफ इक्विटी क्या होगा? बोले 1.18 इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी कितनी है आपकी 2, इक्विटी कितनी है 5 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0.3। हाँ भरो ना यार, अभी समझ में आ गया? डी गियर और री गियर। डी गियर में क्या निकालेगा बेटा? बीटा ऑफ एसेट। री गियर में क्या करेगा? बीटा ऑफ इक्विटी निकालेगा। किसका? अपनी कंपनी का, जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हम जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हमारा, यानी मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मुझे इतना रिटर्न चाहिए। कितना? अब बी को यहां रख दो, तो 1.1 को यहां रख दो, सॉल्व कर दो उसको फटाफट, बताओ जरा। बीटा इक्विटी इज इक्वल टू 5 प्लस, अच्छा 5 अपॉन 5 अपॉन 6.4, तो इज इक्वल टू 1.18 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाय 5। क्यों भाई, सही बोल रहा हूं ना? तो 1.18 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाय 5। ये क्या कर दिया? ये माइनस कहां से लग गया? अब ठीक है। ओहो, यानी मेरे को बीटा, यानी मुझे कितना प्रीमियम चाहिए? 1.5। उसका 1.59 था क्योंकि उसका 2:1 का मिक्सचर था। मेरे को 1.59 से कम चाहिए, मुझे 1.51 ही चाहिए। बताऊं क्यों? क्योंकि वो 2:1 के रेशियो में था, मैं 5:2 के रेशियो में हूं। अरे भाई, हर 3 में से 2 की क्या थी? इक्विटी थी। यहां हर 7 में से कितनी है? 5 की इक्विटी है। तो कम इक्विटी होने पर मेरी रिस्क भी कम है ना। लॉजिक समझो, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, अगर दोनों का डेब्ट इक्विटी सेम होता तो उसका 1.59 होता, तो हमारा भी 1.59 ही आता। डी गियर करके री गियर करते तो 1.59 ही रहता। एक ही बात है ना यार, हाँ या ना? अब मैं इस प्रोजेक्ट से क्या रिटर्न चाहूंगा? के ई इज इक्वल टू, आर एफ कितना है आपका? 11 प्लस 1.51 इंटू 16 माइनस 11, 11 प्लस 1.51 इंटू 18.55, 55 नहीं बोलते कभी भी, 18.55%। देखो पहले स्टेप में 1.18 आया, स्टेप 2 में 1.51 आया, और स्टेप 3 में 18.55 आया। हो गया चैप्टर खत्म। मजा आया? TYU6 देखिए जरा। ठीक है, TYU5 था क्या? नहीं, इलिस्ट्रेशन 1 था। लाओ भाई TYU6, क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ पहले तो। पिछली बार नहीं आया होगा।
प्रणव, क्या सर? लास्ट टाइम समझ में नहीं आया होगा, नहीं। क्योंकि कुछ चीजें हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ. Some things I always kept with me. I'll never deliver to anyone. और एक बात तो आपको सब कुछ कभी नहीं पढ़ाता हूँ मैं. हर क्लास में कुछ नया, जिससे कम से कम एक वैल्यू बनी रहे अपनी. मजाक वाली बात है. एक्चुअली क्या है, इतनी ज्यादा चीजें हैं, आप क्या क्या बताओगे. कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा. तो अब लॉजिक समझ में आ गया आपको वैक और कैपेम का लॉजिक समझ में आ गया कि कुछ नहीं करा हमने, वैक को सब्स्टिट्यूट कर दिया. जहां पर उधर केडी केई बोलते थे, यहाँ पर बीटा एसेट बीटा केई केडी केओ बोलते थे, यहाँ पर बीटा एसेट बीटा इक्विटी बीटा डेब्ट बोलते हैं. और बीटा डेब्ट को जीरो मानते ही काम खत्म हो गया हमारा. मैं क्या कर रहा हूँ अब क्वेश्चन TYU 6 तुमको नहीं दे दूं होमवर्क के लिए? TYU 7 तुमको होमवर्क के लिए नहीं दे दूं? TYU 8 नहीं दे दूं? 9 नहीं दे दूं? 10 11 सब कर लोगे, मेरी गारंटी. मैंने अच्छा पढ़ा है मुझे लगता है. डन. सो दोस्तों, अगर कोई डाउट रहेगा आपको 6 7 8 9 10 में, तो मैं कल करवाऊंगा आपको. राइट. अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और एक आधे घंटे का टॉपिक है, छोटा सा, इसी से रिलेटेड है और बहुत इजी है. डिविडेंड डिसीजन, हाफ एन आवर का टॉपिक है. वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 15 minutes and we'll start a new recording again. Okay, that's all for the day for this topic. Thank you.